Good morning, students. In our last class, the last topic that we have discussed was the laws of friction, right? In that, we have discussed the four laws of friction. Now, today, we are going to start with our next topic, that is the angle of friction, right? So, what do we mean by angle of friction? क्या होता है angle of friction? उसके लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे और समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर अ सरफेस ऑन विच एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्लेस्ड. हमने एक सरफेस कंसिडर की और उस सरफेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो सरफेस, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है. मतलब जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर. और आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, जो फ्रिक्शन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वर्क करेगा, राइट? हियर द L इज रिप्रेजेंटिंग द लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा. इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं फॉर माई कन्वीनियंस. सो जो हमारा मेन फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ऑल्सो इस बॉडी के वेट के कारण इस पर एक नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. ये चीज भी हमको पता है कि किसी भी बॉडी का जो फोर्स होता है, जो टोटल वेट होता है, उस वेट, जितना वेट होता है उतना ही वेट का एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स. और उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है उस बॉडी के वेट के बराबर, दैट इज W इज इक्वल्स टू mg के बराबर, राइट? सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल के डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन के बीच में होता है, राइट? सो द एंगल बाय द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन with the direction of normal reaction is called as the angle of friction. तो मैंने क्या बोला? The angle which is formed by the resultant of limiting friction and normal reaction. तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आपने पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, राइट? सो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज दिस, एज वेल एज जो नॉर्मल रिएक्शन है वो, उनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्ब्डा. सो वी कैन से दैट the angle formed between the vector formed by the resultant of limiting friction and the normal reaction as well as the normal reaction, that angle is called as the angle of friction. It is denoted by the symbol lambda. So I hope this thing must be clear to all of you. यहां से अगर मैं एक perpendicular line draw करूं like this, let us name it as A, B एंड सी, राइट? हमने इसको नाम लेबलिंग कर दी ए, बी एंड सी, और इसको नाम दे देते हैं ओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा निकालना चाहूं तो व्हाट विल, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ओबीसी. मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ओबीसी की. अगर मैं ट्राइंगल ओबीसी में tan लैम्बडा की वैल्यू निकालूं, सो tan लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज इक्वल्स टू OC, और जो बेस होगा दैट इज इक्वल्स टू BC, राइट? तो मैंने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी. परपेंडिकुलर की जगह OC मैंने पुट कर दिया, और जो बेस है उसकी जगह पे मैंने BC पुट कर दिया. नाउ आपको दिख रहा है दैट ये वाला जो शेप है दैट इज द रेक्टेंगल. सो आई कैन से दैट दिस BC इज इक्वल्स टू AO. आई कैन राइट दिस BC as equal to AO, or I can write this OC is equals to AB, right? तो मैं OC को AB के बराबर लिख सकता हूँ, और OC को BC को OA के बराबर लिख सकता हूँ, राइट?
तो मैंने इस OC को, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन में base that is BC. अच्छा, here you have to take BC as the perpendicular and OC as the base, right? जो BC होगा वो perpendicular होगा और जो OC होगा वो base होगा. So our perpendicular will be BC and the base will be OC. Also I can write this BC as AO. मैं इस BC को AO या OA भी लिख सकता हूँ और OC को मैंने as it is लिख दिया. Right, so what I have got, BC is equals to OA, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया AO अपॉन में OC. Now इस AO की वैल्यू अगर मैं देखूं तो फिगर से इस AO की जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली द फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. तो आई हैव रिटन FL हियर अपॉन में ये जो OC है, OC इज द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय R, राइट. सो यहां से आपके पास आ जाएगा 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू FL बाय R. एक चीज और हमने कल पढ़ा था, मतलब प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दैट F इज प्रोपोर्शनल टू R, राइट. हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यहाँ पे हम लिमिटिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे L लगा दिया, राइट. यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट हियर एंड लेट दैट कांस्टेंट इज न्यू. ये चीज भी हमने डिस्कस की थी. ये जो न्यू होता है, इस न्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. जब आप लिमिटिंग की बात करोगे तो यहाँ पे L आ जाएगा, स्टैटिक की बात करेंगे तो S आ जाएगा, काइनेटिक की बात करेंगे तो K आ जाएगा, राइट. सो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू न्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है FL बाय R. तो यहाँ पे अगर मैं FL बाय R की जगह पे न्यू लिख दूं सो आई विल गेट 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू न्यू L. और आई कैन राइट दैट द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन is equal to the coefficient of the limiting friction, right. I can say that the tangent of the tangent of the angle of friction is equal to the coefficient of limiting friction. This thing we have derived. It is quite an important derivation. So and also it is quite an important topic, the angle of friction, right. This is the expression for the angle of friction. Now the next topic that we are going to study is the angle of repose. जैसे हमने angle of friction पढ़ा वैसे ही अब हमको पढ़ना है angle of repose. So क्या होता है angle of repose का मतलब, क्या समझते हैं हम angle of repose से? All these things we shall discuss here now. So the next topic will be the angle of repose, right? So समझते हैं angle of repose क्या होता है, कैसे हम इसको mathematically find out कर सकते हैं, right? So for this students, let us consider a horizontal plane surface. हमने एक horizontal plane surface consider की. Also let us consider एक inclined plane like this. इस horizontal surface के ऊपर मैंने एक inclined plane consider किया है as it is shown in the figure. Now अगर इस surface पर, इस inclined plane पर एक object मैं consider कर रहा हूँ like this, right? वहां पर जो सरफेस थी वो स्मूथ थी, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है. तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द इंक्लाइन प्लेन इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज एंड इट इज डिनोटेड बाय थीटा. हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइन प्लेन के बीच में बनने वाला जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज और उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑल्सो इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स है वो वर्क करेगा. सो द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स विल वर्क इन दिस डायरेक्शन एंड यहाँ से जो आपका R है या जो W हम कह सकते हैं, वो जो R है या W है वो दो कंपोनेंट्स में बढ़ जाएगा, राइट. इसके जो दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे दैट विल बी फर्स्ट वन, आई थिंक वी शुड ड्रॉ इट लाइक दैट. सो इसको ऐसे समझते हैं कि जो R है W इज इक्वल्स टू mg, ये है उसका मेजर कंपोनेंट R का. अब ये जो R है अगेन वो दो पार्ट में बढ़ गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट,
राइट. सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट शुड बी रिटन एज mg cos थीटा. सो आई हैव रिटन हियर mg cos थीटा. ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वहां पे मैंने लिख दिया mg sin थीटा. सो आई हैव रिटन mg sin थीटा हियर. ये चीज हमने वेक्टर में बहुत अच्छे से क्लियरली समझी है कि हम कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं. तो इट हैज कम फ्रॉम देयर. नाउ इसके इक्विवेलेंट जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स होगा दैट इज r. सो आई हैव रिटन r देयर. ऑल्सो हमने मान लिया कि इसका जो मास है दैट इज बीइंग m हियर, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट. सॉरी, जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है. जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज अलोंग द in the upward direction of the inclined plane in that direction. So here we have got our diagram completed. Also we have to derive an expression for this theta. So उसके लिए पहले हम एक चीज समझते हैं कि ये जो r है, this r should be equals to mg cos theta, right? Because हमको पता है upward force is equals to the downward force, और ये जो r है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg cos theta. So I have written mg cos theta here. Also ये जो frictional force है that is Fl, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg sin theta. So मैंने यहाँ पे mg sin theta लिख दिया है. Give it equation number 2. So आपके पास दो फोर्स हैं, R that is the normal reactional force और frictional force, और इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है, हमने उनके लिए इक्वेशन लिख दी. Fl को बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा, R को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा. यहां से अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूं, इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, सो आई विल गेट Fl by R is equals to mg sin थीटा by mg cos theta. mg से mg cancel, I will get tan theta. And students, you know that Fl by R is equals to nu L as we have just discussed. So I can write tan theta is equals to nu L. That is the tangent of angle of repose is equals to the limiting friction, right? जो tangent होगा angle of repose का वो किसके बराबर होगा, nu L के. that is the refractive index of the limiting friction, nu L. I hope this thing must be clear to all of you. So in this way students we can understand the derivation for the angle of repose. So we have discussed angle of repose, also we have discussed the angle of friction, and now we should know the relation between angle of friction and angle of repose. हमको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन वो फॉलो करते हैं, राइट. सो समझते हैं दोनों के बीच का रिलेशन. Here I am writing it in short that the relation between, we have to find the relation between theta and lambda, where this theta is the angle of repose and lambda is the angle of friction. So students, we know that angle of friction tan lambda is equals to, angle of friction tan lambda किसके बराबर है, nu L के. Also we have discussed that tan theta is equals to, आगे tan theta is also equals to nu L, right? हमको पता है कि the tangent of angle of friction is equal to the coefficient of limiting friction. Also we know that the tangent of angle of repose is also equals to the coefficient of limiting friction. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ से कंबाइन करूँ, so I will get tan lambda is equals to tan theta, और tan से tan कैंसल, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है lambda is equals to theta. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा. मतलब जितना एंगल ऑफ रिपोज बन रहा है, जितना थीटा एंगल आ रहा है, उतना ही एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, सॉरी, उतना ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन आएगा, दैट इज लैम्बडा. सो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा. आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर. नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज द रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. हमने स्लाइडिंग और रोलिंग की डेफिनेशन तो डिस्कस कर ली थी
कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या रिलेशनशिप्स फॉलो होती हैं, राइट। सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन, दोनों का डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे हियर, राइट। सो सबसे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन समझते हैं क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप जो है वो फॉलो होती हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि जो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। सो सबसे पहला, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है, आई एम मेकिंग इट विद द डायग्राम, यू कैन राइट इट बाय योर ओन। एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है तो उस टाइप का जो फ्रिक्शन होगा दैट इज सेड टू बी द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन समझते हैं, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, सपोज आपने एक बॉल जो कि ग्राउंड पे रोल कर रही है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा दैट इज, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करेगी तो उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें केवल एक ही सरफेस जो है वो दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है, राइट। तो केवल ये वाली सरफेस जो कि नीचे की तरफ है वो ही दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी, जबकि अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो ऑल द सरफेसेस कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस, राइट। इस बॉल की सारी पूरी सरफेस, इसका पूरा सरकमफेरेंस जो है वो कभी ना कभी इसके साथ टच में आएगा। तो यहाँ पे सारी सरफेस एक इस ग्राउंड के साथ टच में आएगी और यहाँ पर केवल एक ही सरफेस जो है वो ग्राउंड के साथ टच में आती है, राइट। तो ये जो है ये दो डिफरेंस हो गए। एक और डिफरेंस ये होता है कि सिंस यहाँ पे सारी सरफेसेस जो है वो कांटेक्ट में आ रही है इस सरफेस के साथ, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लोअर होगा, कम होगा, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा, राइट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस, इसीलिए दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, राइट। हम फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अर्थ पर सरवाइव कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, अपनी मर्जी से रुक पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, मोशन में हैं, स्टैंड खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम किसी भी सरफेस पर चल नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो स्मूथ सरफेस होती हैं, अगर स्मूथ टाइल्स हैं उस पर पानी अगर गिर गया तो हमको उस पर चलने में प्रॉब्लम आती है, हमारा पैर फिसलता है। क्यों पैर फिसलता है? क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शन है वो कम होता है। तो हमको चलने के लिए जो फ्रिक्शन है वो बहुत जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि जब हम चल ही नहीं पाएंगे तो वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ देयर, राइट। सो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है टू वॉक। We can walk, we can move from one place to another because of friction only. Also, जो फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने दो स्टोन्स को रब करके, फ्रिक्शन करके जो फायर है उसका इन्वेंशन किया, राइट। सो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फायर नहीं होता, और फायर एक बहुत मेजर हमारे सोर्स है एनर्जी का। सो friction is an important source of energy as well. Indirectly we can say that friction के कारण ही फायर प्रोड्यूस हो रही है, और फायर एक बहुत बड़ा कॉज है एनर्जी का। सो वी कैन से दैट जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, there are also many advantages that you can refer from the book as well. In spite of having so many advantages of the friction, there are
some disadvantages also, right? हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने सारे एडवांटेजेस के साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और उनमें से कुछ ये हम समझ सकते हैं कि जो हमारी मशीन के पार्ट्स होते हैं, राइट, जो हमारी मशीन के पार्ट्स होते हैं वो कुछ समय बाद जो है वो ख़राब होने लग जाते हैं, राइट। जब मशीन चलती रहती है तो कुछ समय बाद वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो ख़राब क्यों होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? जो मशीन के पार्ट्स हैं उनमें भी फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण वो घिसा जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं, राइट। सो वहाँ पर हम एक थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो ये जो है वो फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। ऑल्सो फ्रिक्शन के कारण जो इफिशियंसी है किसी भी मशीन की वो कम होती है, राइट। सो दिस कैन बी द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। अब एक चीज और हम समझते हैं कि हम अपनी अकॉर्डिंग कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कैसे फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। कहीं पर हमको फ्रिक्शन इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है, कहीं पर फ्रिक्शन डिक्रीज करने की जरूरत पड़ती है। सो फ्रिक्शन डिक्रीज वाला पहले समझते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमने मशीन्स की बात करी, मशीन्स में डैमेज हो जाते हैं, फ्रिक्शन हो जाता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग कर देते हैं, है ना। हम उसमें ऑयल डाल देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं, या हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं, हम उसमें किसी तरीके का लुब्रिकेंट डाल देते हैं। तो लुब्रिकेंट डालने से क्या होगा, जो मशीन के पार्ट्स हैं वो इजीली मूव करेंगे, और इजीली मूव करेंगे तो उनके साथ डील करना जो है वो इजी हो जाएगा, राइट। सो लुब्रिकेंट क्या फ्रिक्शन को कम करेंगे, और फ्रिक्शन जब कम होगा तो ऑब्वियसली वो आसान, जो मशीन है वो ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क कर पाएगी, राइट। तो हम पॉलिश, इसको लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, ऑयल की, ग्रीस की, इन सब चीज़ों की हम पॉलिश कर सकते हैं, जिससे जो फ्रिक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। ऑल्सो मशीन्स में हम बॉल बेरिंग का यूज कर सकते हैं। आपको पता है जो हमारे कितनी सारी मशीन्स होती हैं जिसमें छोटी छोटी बॉल बेरिंग्स लगी होती हैं। तो वो बॉल बेरिंग्स भी क्या करती हैं, फ्रिक्शन को कम करने का काम करती हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब सपोज अगर हमको फ्रिक्शन बढ़ाना है, हम किसी ऐसी सरफेस पे चल रहे हैं जो बहुत, जहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई बहुत स्मूथ सरफेस है, तो वहां पे अगर आपको चलना है तो आप फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम वहां पे क्ले डाल सकते हैं, राइट। क्ले से क्या होगा, वो जो सरफेस है वो रफ हो जाएगी, और जब वो सरफेस रफ हो जाएगी तो फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ऑल्सो जो हमारे शूज के सोल होते हैं उसको हम थोड़ा सा रफ बनाते हैं। आपको पता है कि जो शूज के सोल होते हैं वो रफ बनाए जाते हैं। ऑल्सो उसमें जो डिजाइन होती है वो उसको एकदम फ्लैट नहीं रखा जाता है। क्यों फ्लैट नहीं रखा जाता है? क्योंकि अगर वो फ्लैट होगा तो फ्रिक्शन कम होगा और हम फिसल जाएंगे, राइट। तो इसीलिए उसको थोड़ा सा रफ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो और हम इजीली जो है वो मूव कर पाए। इसके अलावा आप सरफेस पे रेजिनस मटेरियल डाल सकते हो जिससे जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा और यू विल बी एबल टू वॉक ऑन द सरफेस इजीली। ऑल्सो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं दैट यू कैन रेफर फ्रॉम द बुक जिससे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। So I think that thing you can do by your own. This is just a theory topic. So that's all for today's class, students. From our next class, we will study the next section of this chapter, that is the circular motion, right? सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी होती है तो किस तरीके के फोर्स उस पर वर्क करते हैं और कैसे कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पजेस करती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. So that's all for today's class. Thank you.